का मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हम देख करके, स्पर्श करके, सुनकर, सूंघकर अथवा अन्य घटनाओं द्वारा स्पर्श करके, जैसे मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, ध्वनि से घंटे, ढोलक, हारमोनियम इत्यादि को पहचान लेते हैं। गंध द्वारा सूंघकर हम व्यंजनों की पहचान करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों के हिलने से, पौधों की पत्तियों के हिलने से वायु की उपस्थिति पहचान सकते हैं। इन सभी वस्तुओं में निम्नलिखित दो गुण अवश्य होते हैं। इसमें द्रव्यमानता है जिसके कारण इनको तौला जा सकता है। इन समस्त वस्तुओं का आयतन होता है जिसके कारण वे स्थान घेरती हैं। इस प्रकार समस्त वस्तुएं द्रव्य अथवा पदार्थ कहलाती हैं। अतः द्रव्य या पदार्थ वो वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को निम्नलिखित दो आधारों पर वर्गीकृत किया है: भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। द्रव्य का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर शुद्ध द्रव, मिश्रण, फिर शुद्ध द्रव, तत्व, यौगिक। मिश्रण में समांगी और विषमांगी। ये रही बात इनके वर्गीकरण की। तो हमारे आसपास के चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं सब द्रव्य हैं, मैटर हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार के होते हैं। इन वस्तुओं में अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, इसीलिए ये द्रव्य कहलाते हैं। ये इसका जो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनके आकारों का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। इनके आकारों का अनुमान हम नहीं लगा सकते। अतः इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे चीनी का टुकड़ा लीजिए, चीनी के टुकड़े को थोड़ा सा पीस लीजिए। पीसने के बाद एक चीनी का टुकड़ा उसी में से उठा लीजिए, पीसे हुए पीसे, फिर उसको पीसने की कोशिश करिए। अब वो चीनी का टुकड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात उसकी जो पावर है, विजिबिलिटी है, वो 10⁻⁻⁻6 सेंटीमीटर के अनुरूप हो जाती है। इसलिए हमारी आँख से वो द्रव्य का जो कण है वो हमको दिखाई नहीं देता है। अर्थात द्रव्य एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से मिलकर के बना है जिसको हम अपनी नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण: द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। द्रव्य के कणों में उनके बीच रिक्त स्थान होता है। चाहे जो भी द्रव्य हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, सब में एक रिक्त स्थान होता है। इसको अंतरण आणविक स्थान कहते हैं। द्रव्य के कण लगातार गतिमान होते हैं। द्रव्य के कण जो है लगातार गतिमान होते हैं। द्रव्य के कण एक दूसरे पर आकर्षित करते हैं। अब अपने मन से बोल रहे हैं इसका द्रव्य के कण गुणों को आकर्षित करते हैं
उदाहरण के लिए द्रव्य के कणों में समस्त गति होती है, जिसमें इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्य की गतिज ऊर्जा के कारण इनमें एक खोखले पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इस प्रकार जल में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालने पर संपूर्ण जल गुलाबी हो जाता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के इस रिक्त कणों के बीच में इस रिक्त स्थान को आंतरिक आणविक स्थान या इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसमें अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। द्रव के कण थोड़ा उससे दूर दूर होते हैं, इसलिए उसमें अंतराणविक स्थान कुछ ज़्यादा होता है। गैस के कण कुछ दूर दूर होते हैं और दूर होते हैं, इसलिए उसमें अंतराणविक स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है। अंतराणविक स्थान इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में ठोस, द्रव और गैस के रूप में ऊपर जाता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हम जानते हैं कि चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, उनके कण निरंतर जो है गतिशील होते हैं। जैसे ठोस के अगर हम कणों की बात लें तो ठोस के कण इतने नज़दीक होते हैं, उनमें आपस में आकर्षण करने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो अपने स्थान से वो इधर उधर छोड़ नहीं सकते, अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, अपना स्थान छोड़ने के काबिल नहीं होते हैं। इसलिए ठोस के कण जो है अपने स्थान पे दोलन गति करते रहते हैं और अपना स्थान छोड़ करके इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के कण जो है अपना स्थान छोड़ करके इधर उधर जाते रहते हैं। इस प्रकार गैस के कण अपना स्थान छोड़ करके दूर दूर तक जाते रहते हैं। इसका उदाहरण ये है कि अगर हम कमरे के कोने में अगरबत्ती जला के रख दें तो पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है। कारण ये है कि उनमें अनियमित गति होती है और गैस के अणुओं में अनियमित गति होती रहती है। वो इधर से उधर, उधर से इधर गति करते रहते हैं। इसलिए इस गति को अनियमित गति या ब्राउनियन गति कुछ भी कह सकते हैं, होती है। सबसे ज़्यादा गतिशील गैस के अणु होते हैं, उससे कम द्रव के अणु होते हैं और सबसे कम उसके होते हैं, क्या कहना चाहिए, ठोस के अणु होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षण क्षमता ठोस के अणुओं में होती है। वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा, इसलिए वो उनमें आकर्षण की क्षमता अत्यधिक होती है। लेकिन उसी जगह अगर हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड के अणुओं में आकर्षण थोड़ा कम होता है ठोस से। वो जो है आकर्षण की करने की क्षमता, उनके अणुओं में आकर्षण का क्षमता जो है कम होती है। लेकिन हम गैस की बात करें तो गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें आकर्षण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत दूर दूर होते हैं और गैस के अणुओं में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये अणु ठोस, द्रव, गैस अपनी अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठोस क्या है? वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है।
वह पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। वह पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। और इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। नेक्स्ट, द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अणु वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इन पदार्थों को अगर हम जिस बर्तन में डालते हैं, जिस बर्तन में डाल देते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे 1 लीटर आयतन वाला दूध को हम लोटे में डालेंगे तो लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, किसी कटोरे में डालते हैं तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेता है। अर्थात द्रव के अणुओं में, लिक्विड के अणुओं में, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, इसका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है परंतु इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अब रही गैस की बात, वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। न तो इसका आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। ये आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। इसलिए गैस के अणु अनियमित दिशा में इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु इसका जो अनियमित दिशा में घूमते रहना, अणुओं का अनियमित दिशा में घूमते रहना, ये गैस के लक्षणों को बताता है। लेकिन एक चीज जरूर इस बात की है कि गैस हमको आँख से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें भार होता है। यानी कि ये कहा गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं हैं जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसके कारण को तौला जा सकता है। इन समस्त वस्तुओं का आयतन होता है, जिसके कारण वो स्थान घेरती है। पदार्थ स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है। हम पदार्थों को हम टच करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, सूंघ करके और अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ है। ठोस अवस्था विभिन्न ठोस पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करना। जैसे अभी मैंने बताया कि ठोस वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? पेन, किताब, सुई, लकड़ी, कागज, पेंसिल तथा हथौड़ा इत्यादि। इनका जो भी आकार है निश्चित रहेगा, ना आयतन इनका बदलेगा ना आकार बदलेगा, वो उसी प्रकार के रह आएंगे। आयतन आकार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इनका जो आकार है वो निश्चित होता है, व्यवस्थित होता है। अणुओं के निश्चित स्थान पर रहने के कारण ठोस का आकार निश्चित रहता है। आयतन ठोसों पर सामान्यतः दाब डालने पर उनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इनके अणु पास पास होते हैं। अर्थात ये इन ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। आकर्षण बल, ठोसों में अणु अत्यधिक पास होते हैं। ठोसों में अणु अत्यधिक पास होते हैं, जिसमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण पारस्परिक आकर्षण बल भी प्रबल होता है। घनत्व, क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए ठोस के अणुओं का घनत्व अधिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस के जो आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य अवस्था,
जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन इत्यादि जल, खाना पकाने का तेल, जूस, शीतल पेय जल इत्यादि वस्तुएं लेते हैं। इनके गुणधर्म जानते हैं। द्रव अवस्था में वस्तुओं के मध्य की दूरी ठोस से बहुत कम होती है। इस प्रकार इनके फलस्वरूप सार्वजनिक बल कम हो जाता है और इसी कारण द्रव्य के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते रहते हैं। ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनमें इनका जो आकार होता है, इनका आकार गति करने के कारण, जिसके फलस्वरूप इनके आकार स्थिर नहीं रहते, इसलिए द्रव्यों के आकार निश्चित नहीं होते। ये गति करते रहते हैं। अगर ये इनकी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव के अणुओं में आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इनका अनिश्चित होता है। क्योंकि आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें इसके अणु जो है अनियमित गति करते रहते हैं। अब आया गैस। गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इत्यादि गैसें हैं। इनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन आकार दोनों इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि इसके अणु इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। इनकी कोई गति निश्चित रूप से नहीं होती, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और एक ही कंटेनर में इधर उधर ऊपर नीचे अनियमित गति करते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन इनका क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि इसके अणुओं के इधर उधर अनियमित गति करने के कारण ना तो इनका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठोस, द्रव, गैस। हम एक तरह से जल को ही ले लेते हैं। जल को जब हम ठंडा करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। बर्फ को जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान देते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। और जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। गैस को फिर से हम अगर ठंडा करें तो वो द्रव में बदल जाती है और द्रव को अगर फिर से ठंडा करें तो वो बर्फ में बदल जाती है। अर्थात आइस, लिक्विड एंड गैस पदार्थ के हर एक पदार्थ में, सभी पदार्थों में ऐसा होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं होती हैं। जल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। बर्फ को हम ठोस अवस्था के आधार पर कह सकते हैं, जल को हम द्रव अवस्था कह सकते हैं और वाष्प को हम गैस अवस्था कह सकते हैं। इस प्रकार ये अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस की हो गई। हमको हो गई। अब यहाँ पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं की तुलना, ठोस गैस अवस्थाओं की तुलना पहले आकार के रूप में, फिर आयतन के रूप में, फिर घनत्व के रूप में, फिर बढ़ते हुए बहने वाले गुण के रूप में, दाब तथा प्रभाव के रूप में, गलनांक तथा क्वथनांक के रूप में, रिक्त स्थान, उदाहरण। इस प्रकार ठोस, द्रव और गैस आकार में ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है, गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का
आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन अनिश्चित होता है। घनत्व के आधार पर अगर हम देखें तो ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है, द्रव का घनत्व उससे कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। इसमें गलनांक के ऊपर दृष्टि डालें तो ठोस का गलनांक एक निश्चित होता है, इसका भी, द्रव का भी गलनांक निश्चित होता है, लेकिन गैस का गलनांक निश्चित क्रांतिक ताप पर निर्भर होता है और इनको क्रांतिक ताप भी कहते हैं। रिक्त स्थान की बात करें तो ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आणविक संरचना इनके ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव के अणु उससे दूर दूर होते हैं। निकलो द्रव के अणु लगा दो, ये कब निकला। द्रव के अणु थोड़ा ठोस से दूर होते हैं, लेकिन गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं। इसका उदाहरण कई बार मैंने बताया कि अगर आप रूम में एक अगरबत्ती जला कर रख दें तो पूरे रूम में उसकी सुगंध फैल जाती है। ये उनके अणुओं के बाहर होने का ही एक वो है। ये उदाहरण है ठोस के, जैसे बर्फ, मोम, गंधक, लोहा इत्यादि, और द्रव के हैं जल, दूध, तेल, शहद इत्यादि, और गैस के हैं वायु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि।